हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो दोस्तों 1893 का भारत शासन अधिनियम को लेकर हुई थी दोस्तों। और आज की दोस्तों जो क्लास मैं शुरू करने जा रहा हूँ, एक बहुत बेहतरीन सी क्लास शुरू होने वाली है। और दोस्तों उस क्लास का नाम जो है भारत परिषद अधिनियम 1909, ठीक, जिसे माल्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। यानी भारत परिषद अधिनियम 1909 और जिसे माल्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1909, या इसी को दोस्तों माल्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस टाइम में दोस्तों जो मिंटो था, ठीक, वो वायसराय था और जो माल्ले था दोस्तों वो भारत सचिव था। इस कारण से इसे माल्ले मिंटो सुधार या माल्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। क्या दोस्तों ये जरूरत पड़ी? तो दोस्तों आपको मालूम होगा 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन जब गवर्नर जनरल बन के आया, ठीक है दोस्तों, तो इस लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। क्यों किया हुआ था दोस्तों? क्योंकि इस समय बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था और लगभग उसकी आबादी 8 करोड़ थी। और इसने लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए हुए थे, ठीक है ना, जिसमें से 2 टुकड़े, एक तरफ पूर्वी बंगाल और एक तरफ पश्चिमी बंगाल। और इससे पहले बहुत छोटे छोटे युद्ध हो भी रहे थे। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, जब बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए गए, ठीक है ना, तो उस टाइम दोस्तों जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इसी बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेशी आंदोलन में इन्होंने दोस्तों राखी दिवस मनाया था। क्यों? ताकि जो हिंदू और मुस्लिम की जो एकता रहे वो बनी रहे, ठीक। तो अंग्रेजों को दोस्तों ये लगने लगा था कि इस बंगाल विभाजन में हिंदू और मुस्लिम की एकता क्या बनी है, किसी तरीके से अगर हमें भारत पर आगे भी राज्य करना है तो इनकी इस एकता को तोड़ना होगा, ठीक। तो बंगाल विभाजन दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 में कर दिया गया। आगे चलकर दोस्तों 30 दिसंबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल शिमला भेजा जाता है और बाद में चलकर ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कराई जाती है, ठीक। क्यों दोस्तों कराई जाती? मुस्लिम लीग कोई पार्टी नहीं थी, बस ये अंग्रेजों की एक चाल थी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को भारत पर आगे शासन करना था। इस कारण से दोस्तों ये अंग्रेज जो चाहते थे किसी ना किसी तरीके से हम मुसलमानों को अपने पक्ष में कर लें और उन्हीं के लिए कार्य करें। तो इस कारण से दोस्तों जबरदस्ती ने अंग्रेजों ने 30 दिसंबर 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की क्या स्थापना की। और आगे दोस्तों 1907 में सूरत अधिवेशन जब होता है तो जिसमें नरम और गरम दल अलग हो जाते हैं। अलग इसलिए होते हैं कि दोनों की विचारधाराओं में दोस्तों क्या फर्क होता है। कुछ लोग चाहते हैं कि बंगाल विभाजन का विरोध केवल बंगाल में हो और कुछ नेता नरम दल में चाहते हैं कि बंगाल विभाजन का विरोध पूरे भारत में हो, इसी बिहार। तो अंग्रेज दोस्तों इस चीज को बहुत अच्छे से देख रहे थे और वो गौर कर रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से ये जो एकता इनकी है ये ना हो पाए, और वो कुछ ना कुछ चाल खेलते ही रहते थे, यानी लालच देते रहते थे। और दोस्तों अंग्रेजों ने आगे शासन करने के लिए भारतीयों को फिर एक लालच दिया और उस लालच में, ठीक है ना, आगे लालच में भारतीयों को लालच देते हैं और आगे एक अधिनियम लाते हैं जिसे दोस्तों 1909 का भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। और इसी अधिनियम को दोस्तों माल्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों उस समय मिंटो आपका वायसराय था और माल्ले दोस्तों भारत सचिव था। इस कारण से इसे माल्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। अब इस अधिनियम में दोस्तों क्या क्या बातें हुई थी और क्या क्या बिंदु महत्वपूर्ण है, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, ठीक दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जो इस अधिनियम में कहा यह गया था, पहला जो दोस्तों आपका बिंदु है कहा यह गया था, देखते हैं केंद्रीय विधान परिषद में। तो दोस्तों केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या, ठीक है ना दोस्तों, सदस्यों की संख्या
16 से बढ़ाकर 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, 60 कर दी गई। ये दोस्तों आपका पहला पॉइंट है। क्या था? जो केंद्रीय विधान परिषद है, यानी केंद्र की जो विधान परिषद है, वहां पर इन्होंने दोस्तों सदस्यों की संख्या बढ़ाई, और सदस्यों की संख्या बढ़ाकर दोस्तों कितनी की? 16 से 60 कर दी गई। और 60 में दोस्तों क्या प्रावधान था? इसमें से 27 सदस्य निर्वाचित थे और 33 सदस्य आपके क्या थे? मनोनीत थे। तो 33 दोस्तों जो सदस्य थे ये थे, इनको क्या किया जाता था? मनोनीत किया जाता था, ठीक। और 27 सदस्य दोस्तों निर्वाचित थे, निर्वाचित, ठीक। अब दोनों में दोस्तों अंतर क्या? मनोनीत और निर्वाचित। तो मनोनीत दोस्तों किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, यानी जैसे मैं हूं और मैं कह दूं आपके भाई ये जो बंदा खड़ा हुआ है ये इसको मनोनीत कर रहे, आज से ये कार देखेगा। तो मनोनीत किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, और निर्वाचित चुनाव प्रक्रिया के द्वारा जो सदस्य आते हैं। तो वही थे 60 में दोस्तों 33 सदस्य मनोनीत थे और 27 का निर्वाचन किया जाता था, ठीक, टोटल। तो केंद्रीय विधान परिषद में ऐसे इन्होंने दोस्तों सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 60 कर दी गई, जिसमें से 27 सदस्य निर्वाचित और 33 क्या थे? मनोनीत थे, मनोनीत, ठीक है ना। 27 सदस्य निर्वाचित और 33 क्या थे? मनोनीत। इसके बाद दोस्तों दूसरे अगर पॉइंट की बात करें तो जरा देखिएगा, सांप्रदायिकता, 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 सांप्रदायिकता के आधार पर, के आधार पर, के आधार पर, के आधार पर मुस्लिमों को, मुस्लिमों को, मुस्लिमों को पृथक, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया, क्षेत्र प्रदान किया गया, किया गया, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। और ये दोस्तों खासकर किसके? मुस्लिमों के लिए। मतलब ये था जो ये सांप्रदायिकता के आधार पर मुस्लिमों को, दोस्तों वर्डिंग देखना, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया। मतलब ये था जो ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र है इसमें मुसलमान कैंडिडेट खड़ा होगा और मुस्लिम ही वोट डालेंगे, ऐसा ये प्रावधान दोस्तों मुस्लिमों के लिए अलग से किया गया, ठीक है ना। यानी जो इनके लिए ये निर्वाचन जो क्षेत्र है इसमें केवल ये किया गया, इतनी जो भी ये सीटें हैं, ठीक, इसमें केवल मुसलमान कैंडिडेट खड़ा होगा और वोट डालने का भी अधिकार किसे होगा? केवल और केवल मुस्लिम को ही होगा। और ये दोस्तों अंग्रेज ऐसा लालच के लिए मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की क्या शुरुआत की। मतलब ये खड़ा होने का अधिकार मुस्लिम को और वोट करने का अधिकार भी क्या? मुस्लिमों को। इसका ये मतलब है दोस्तों मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट बात करें तो था वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, वायसराय की कार्यकारी परिषद में कम से कम एक भारतीय हो, एक भारतीय हो, कम से कम एक भारतीय हो। दोस्तों सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कम से कम एक भारतीय हो, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा दोस्तों है, सिंगा लिख दिया हुआ, ठीक है ना दोस्तों। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी, वायसराय की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय थे, प्रथम
भारतीय थे। ठीक, और ये दोस्तों विधि सदस्य थे। विधि मतलब कानून। ठीक, इन्होंने दोस्तों इस अधिनियम में 1919 के अधिनियम में कहा ये कम से कम अब वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य होगा। और इसमें दोस्तों प्रथम जो भारतीय सदस्य थे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, उनका नाम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था। और दोस्तों ये विधि सदस्य के रूप में चुने गए हुए थे। ये पॉइंट है दोस्तों, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कम से कम एक भारतीय हो। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय थे। और दोस्तों ये विधि सदस्य बने हुए थे, विधि सदस्य बने हुए थे। ठीक दोस्तों, तो एक बार रिकॉल कर लेते दोस्तों। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर क्या 60 कर दी गई थी, जिसमें से 33 सदस्य को मनोनीत किए जाने थे और 27 सदस्य का क्या निर्वाचन था। दूसरा बात करें तो सांप्रदायिकता के आधार पर मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया। मतलब यानी जो खड़े होंगे, खड़े होने का अधिकार मुस्लिमों को और वोट देने का भी अधिकार किसे था, मुस्लिमों को। इसी वजह से बोला गया पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक, इसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट है, इन्होंने कहा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कम से कम अब एक भारतीय होगा, एक भारतीय हो, जिसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय थे। और ये दोस्तों विधि सदस्य के रूप में बने हुए थे। ठीक है ना, विधि सदस्य के रूप में प्रथम भारतीय क्या बने हुए थे। चलिए दोस्तों क्लियर हो गए होंगे इतने पॉइंट। चलिए आप दोस्तों पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों क्लियर हो गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ले लिया होगा दोस्तों। ठीक है ना, तो ये पॉइंट दोस्तों कुछ ध्यान रखिए जो आपके एग्जामों में बहुत पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कुछ एक दो पॉइंट को लेकर और दोस्तों, और आपका ये क्लियर हो जाएगा अच्छे से। दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट करिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपसे जुड़ा हूं और आप हमसे जुड़े हैं। ठीक, और दोस्तों आप ये मत सोचिए कि सर जी क्या कैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक, डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, सब आ जाएगा दोस्तों धीरे धीरे। बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए अभी तक जो भी पॉइंट मिले। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों इसके बाद चौथे अगर पॉइंट की बात की जाए, चौथा पॉइंट क्या था इस पर बात कर लेते। भारत सचिव की परिषद में भारत सचिव की परिषद में ठीक है ना दोस्तों, यानी भारत सचिव की जो परिषद थी, भारत सचिव की परिषद में भारतीयों को भी स्थान दिया गया। भारत सचिव की परिषद में भारतीयों को स्थान दिया गया, ठीक है ना दोस्तों। यानी भारत सचिव की परिषद में भारतीयों को स्थान दिया गया। केजी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलगरानी, बिलग्रामी भारतीय थे। ठीक, देखिए दोस्तों समझिए दोस्तों, उस समय ब्रिटेन में एक भारत सचिव करके पद होता था, भारत सचिव ब्रिटेन की संसद में। तो दोस्तों जो उस समय भारत सचिव था, ठीक है ना, तो भारत सचिव की एक परिषद थी। तो इसमें पहली बार भारत सचिव की परिषद में भारतीयों को भी स्थान दिया गया। और इसमें दोस्तों जो लोग भारतीय थे उनमें से एक का नाम है केजी गुप्ता और दूसरे का नाम है दोस्तों सैयद हुसैन बिलग्रामी। केजी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, ये दो उस समय भारत सचिव की परिषद में क्या शामिल थे। ठीक है दोस्तों, तो भारत सचिव की परिषद में भारतीयों को स्थान दिया गया, जिसमें से केजी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी दोस्तों ये आपके क्या थे, भारतीय उस समय थे, उस समय में भारत सचिव की परिषद में। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये पॉइंट है। यानी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कम से कम एक और भारत सचिव की परिषद में दो लोगों को स्थान दिया गया, जिसमें से केजी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। ठीक है दोस्तों,
चलिए इसके बाद दोस्तों अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, 5वां। ये आपका क्या है, इस पर बिंदु बात कर लेते हैं और ये आपका खत्म हो जाएगा। भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने तथा बजट पर पूरक प्रश्न पूछने तथा बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया। चर्चा करने का अधिकार दिया गया। ठीक है ना दोस्तों, दिया गया। अब ये दोस्तों क्या था, जरा देखते हैं। देखो 3 बातें आपने देखी। क्या, जो केंद्रीय विधान परिषद थी इसमें सदस्यों की संख्या दोस्तों 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। ठीक, 60 में 33 सदस्य मनोनीत किए जाते थे और 23 का निर्वाचन किया जाता था। मुस्लिमों के लिए अलग से सांप्रदायिक या पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। मतलब क्या था, इसमें खड़े होने का अधिकार मुस्लिम को और वोट करने का अधिकार भी किसे, मुस्लिम को। और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कम से कम एक भारतीय हो और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम भारतीय सदस्य बने थे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, और ये विधि सदस्य थे यानी कानून सदस्य। और दोस्तों फिर एक बात कही गई, भारत सचिव की परिषद में, ये लिखा हुआ है दोस्तों, भारत सचिव की परिषद में भी भारतीयों को स्थान मिला, जिसमें से 2 भारतीय सदस्य थे। कौन, केजी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण दोस्तों और बात, पहली बार भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने, मतलब अगर किसी ने कोई प्रश्न पूछा उस पर भी दोबारा से प्रश्न पूछ सकते उसी बिंदु को लेकर, इसी को बोला जाता है पूरक प्रश्न, यानी प्रश्न के अंदर प्रश्न बना देना। ठीक, जैसे जो भारतीय सदस्य बैठे हुए हैं, अगर अंग्रेजों ने कोई भी प्रश्न पूछा, ठीक, तो पहले पूरक प्रश्न का अधिकार नहीं था, तो अब भारतीयों को इतना अधिकार दिया गया कि जो अंग्रेजों ने प्रश्न पूछा हुआ है उस पर भी भारतीय दोबारा से अगर नहीं समझ में आता तो उस पर चर्चा कर सकते, इसी को पूरक प्रश्न कहते हैं। और दोस्तों बजट पर भी चर्चा करने का क्या अधिकार दिया गया, ये आपका है, भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने तथा बजट पर चर्चा करने का क्या अधिकार दिया गया। पूरक प्रश्न का मतलब दोस्तों दोबारा से प्रश्न पूछना। ठीक है दोस्तों, ये आपके कुछ महत्वपूर्ण 1919 के अधिनियम जो था बिंदु थे और बहुत दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और भारत सचिव परिषद, कुछ नाम आप लोग ध्यान रखिएगा और बहुत आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले आप लोग दोस्तों जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो दोस्तों आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ठीक है ना, अगर आपको लग रहा है दोस्तों मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मेरा वीडियो शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का धन्यवाद और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका दिन ठीक शुभ हो और माता रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।